अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी कर सकते हो, शौक वगैरह पूरे कर सकते हो। तो $800 का उसको चेक आता था। ऐसी ऐसी जगह पे जाके मैं इसलिए वीडियोस बनाता हूँ, तो आप अच्छे खासे डॉलर अर्न कर लोगे महीने के। हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जो कनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया रूल निकाला है, जिस हिसाब से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं कनाडा के अंदर वो 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा 7 अक्टूबर के बाद अप्लाई करते हो तो उस केस में ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। जब आप कनाडा आओगे तो आपको 20 आवर्स से ज़्यादा काम करना अलाउड नहीं होगा। तो उस केस में अगर आप अपनी फीस इकट्ठी करना चाहते हो, लोन उतारना चाहते हो, या फिर अपने शौक पूरे करना चाहते हो, कभी एयरपॉड्स ले लिए, आईफोन ले लिए, महंगे महंगे गैजेट्स वगैरह ले लिए, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप कनाडा में किस तरीके से थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो ताकि अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सको। ठीक है, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। और साथ के साथ जो 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं वो भी देख लेना, क्योंकि पैसों की ज़रूरत तो यार गणेश जी और लक्ष्मी जी को छोड़ के पूरी दुनिया को है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ये सारी बातें करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब यार, ये चीज़ तो सबको ही पता है कि कनाडा के अंदर जो मिनिमम वेज है ना, वो ऑन एन एवरेज $15 पर आवर के आसपास है। किसी प्रोविंस के अंदर $15 से ऊपर है, किसी प्रोविंस के अंदर 13.5 या किसी प्रोविंस के अंदर $14 है। तो जब आप कनाडा आओगे, कोई पार्ट टाइम जॉब करोगे, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट टाइम जॉब्स जो होती है ना, वो आपको मिनिमम वेज ही देंगी। जैसे गैस स्टेशन पे काम करना हो गया, या फिर किसी ग्रोसरी स्टोर के अंदर एज एन एसोसिएट काम करना हो गया, या मोस्ट ऑफ द जॉब्स में आपको मिनिमम वेज ही मिलेगी। लेकिन ऐसी काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं जिनके अंदर आप मिनिमम वेज से ज़्यादा अर्न कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, लाइक $20, $22, $25 या फिर $30 पर आवर भी आप अर्न कर सकते हो। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो जब आप कनाडा आओगे तो पहली जो पार्ट टाइम जॉब मिलती है ना, उसको ले लेना, ताकि आपका कैश फ्लो शुरू हो जाए, जीआईसी बचना शुरू हो जाए, एक्सपेंसेस निकलना शुरू हो जाए। लेकिन उसके बाद आपको टिक के नहीं बैठना, कंफर्टेबल नहीं होना, अपने आप को अपस्किल करते रहना और कोशिश करना कि एक ऐसी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लो जिसमें आपको थोड़े से एक्स्ट्रा डॉलर्स मिल सके, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर पाओ। अब यार, अगला जो तरीका है ना, वो ये है कि आप एक ऐसी पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश कर सकते हो जिसमें आपको या तो कमीशन मिले या फिर काफ़ी अच्छी टिप वगैरह मिले। तो बेसिकली काफ़ी सारे स्टोर्स होते हैं जो मोबाइल प्लान्स वगैरह सेल करते हैं, या मोबाइल कैरियर्स होते हैं, जो बेल हो गया, टेलस हो गया, वर्जिन हो गया, कूडो हो गया, फाइडो हो गया और फ्रीडम वगैरह हो गए। जैसे इंडिया में एयरटेल, वोडाफोन, एयरसेल, आइडिया होता है ना, वो वाले स्टोर्स। ठीक है, तो उसके अंदर अगर आप एज अ सेल्स एसोसिएट काम करते हो तो आपको मिनिमम वेज तो मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर से अगर आप कोई फ़ोन सेल करते हो या फिर कोई प्लान वगैरह सेल करते हो तो आपको अच्छी खासी कमीशन भी मिलेगी। तो मेरा एक फ्रेंड था जो काम करता था, उसको लाइक पेचेक आता था $350 $400 का, और साथ के साथ $350 या $400 की उसको कमीशन अलग से आती थी। तो $800 का उसको चेक आता था। तो काफ़ी बढ़िया हिसाब किताब होता है। ठीक है, और अगर मैं रेस्टोरेंट्स की बात करूँ तो काफ़ी सारे बार्स होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, आपको अच्छी खासी टिप मिल सकती है। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर काम करती थी, तो वीकेंड पे लाइक काफ़ी अच्छी टिप मिलती थी। तो उसको टिप मिल जाती थी, एक पेचेक के अंदर उसको टिप मिलती थी अप्रॉक्सीमेटली लगा लो लाइक $250 एक पेचेक के अंदर, तो $250 एक्स्ट्रा आते थे। तो इस तरीके से आप ऐसी जॉब ढूंढ सकते हो जिसमें कमीशन या फिर टिप मिले, तो आप बढ़िया पैसे कमा लोगे और अपने शौक पूरे कर लोगे। अब यार, अगला जो तरीका है जिससे आप अच्छे डॉलर्स कमा सकते हो वो है ऑन कैंपस जॉब्स। तो बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की ऑन कैंपस जॉब्स होती हैं। जैसे कि एडमिन ब्लॉक हो गया, या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपार्टमेंट हो गया, या फिर स्टूडेंट यूनियन हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब्स हो गई, जिम हो गया, या फिर कंप्यूटर की लैब हो गई, हेल्प डेस्क हो गया। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के कैंपसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आप ऑन कैंपस जॉब कर सकते हो। अगर आप ऑन कैंपस जॉब्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि कैसी जॉब्स होती हैं, कैसे आपको मिलेंगी, क्या क्या तरीके हैं। तो लिंक उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी ऑन कैंपस जॉब्स का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जो आपकी 20 आवर्स वाली लिमिट है ना ऑफ कैंपस की, उसके टूवर्ड्स वो काउंट नहीं होती। तो 20 घंटे ऑफ कैंपस करो और 15 घंटे ऑन कैंपस करो, तो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी कर सकते हो, शौक वगैरह पूरे कर सकते हो। तो ये हिसाब किताब है ऑन कैंपस जॉब्स का। अब यार, बढ़िया डॉलर्स कमाने के लिए अगला काम आप क्या कर सकते हो, तो बेसिकली जो कन्वेंशनल पार्ट टाइम जॉब्स होती है ना, जैसे गैस स्टेशन पे काम करना हो गया, या फिर किसी कन्वीनियंस स्टोर के अंदर काम करना हो गया, या फिर किसी रेस्टोरेंट के अंदर भी काम करना हो गया, ये सब ना करके आप ग्रोसरी या फिर फूड डिलीवरी वाला काम कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं, जैसे कि स्किप द डिशेस हो गया, उबर ईट्स हो गया, डोरडैश हो गया, इंस्टाकार्ट हो गया। तो इन पे आप रजिस्टर करने के बाद कोई गाड़ी वगैरह चाहिए होगी, व्हीकल चाहिए होगा डिलीवर करने के लिए, तो आप
20 आवर्स पर वीक अपनी डिलीवरी का काम कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप मिनिमम वेज से डेफिनेटली ज़्यादा अर्न करोगे। अगर आप पीक टाइम पे काम करोगे ना, जैसे लंच टाइम हो गया या फिर डिनर टाइम हो गया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लाइक 22 या $25 पर आवर अर्न कर लोगे। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जब आप अपने टैक्सेस वगैरह फाइल करोगे तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, जैसे गाड़ी का खर्चा हो गया, गैस का खर्चा हो गया, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इन सारे एक्सपेंसेस को आप दिखा के अपना टैक्स भी सेव कर सकते हो। और सुबह मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि मैं 4 घंटे फूड डिलीवरी करता हूँ डेली, और डेली के मैं $90 to $100 अर्न कर लेता हूँ। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसमें तीसरा फ़ायदा ये होता है कि आप मतलब फ्लेक्सिबल होते हो, आपको कोई शिफ्ट फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। जब आपका मन करे तब आप कर सकते हो। उबर ईट्स जब मन करे ऑन करो और काम करना शुरू कर दो। लेकिन इसका नुकसान ये है, मतलब नुकसान नहीं, ड्रॉबैक ये है कि आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेंटेनेंस, रिपेयर्स, गैस के खर्चे उठाने पड़ेंगे। तो ये हिसाब किताब है। अब यार ये झूले को काफ़ी यूज़ कर लिया, आप कहीं और जाके वीडियो बनाते हैं। अब यार अगर हम फूड डिलीवरी की बात कर ही रहे हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप फूड डिलीवरी या फिर ग्रोसरी डिलीवरी या फिर कुछ और भी डिलीवर करते हो अपने गाड़ी वगैरह खरीद के, तो उस केस में क्या होता है, गाड़ी थोड़ी सी महंगी पड़ती है, ठीक है, और उसके ऊपर से आपको मेंटेनेंस का खर्चा भी करना पड़ता है, गैस वगैरह भी डलवाते हो, तो खर्चे काफ़ी सारे हो जाते हैं, आपके एक्सपेंसेस काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो उस केस में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाता है। अब उसका सोल्यूशन क्या है कि आप इस तरीके की इलेक्ट्रिक बाइक्स यूज़ कर सकते हो अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, ये है मूविंग इलेक्ट्रिक बाइक्स नाम की एक कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक, और ये आती है सिर्फ $2100 के ऊपर से टैक्सेस वगैरह दोगे तो टोटल 2500 में आपको इलेक्ट्रिक बाइक मिल जाएगी। अब यार ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स है ना मूविंग वालों की, इनके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि इनकी जो बैटरी है ना वो डिटैचेबल है। मतलब अगर आपको इनको चार्ज करना है तो अपने घर के अंदर ले जाओ और प्रॉपर चार्ज करो, 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। उसके बाद फुल चार्ज पे 8 से 10 घंटे तक आप ये बाइक चला सकते हो बिना किसी दिक्कत के। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो बाइक्स है ना, इनकी जो व्हील्स है वो अलॉय व्हील्स हैं। तो बेसिकली नॉर्मल बाइक्स में क्या होता है, नॉर्मल स्पोक्स होते हैं मेटल के, तो उनको टाइम टू टाइम टाइट कराना पड़ता है या फिर एडजस्ट वगैरह कराना पड़ता है, तो उसमें खर्चा भी होता है और हर बार कराना पड़ेगा, दिक्कत वाली बात है। तो इनके जो व्हील्स है वो अलॉय व्हील्स हैं, तो काफ़ी स्टर्डी है और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और अलॉय व्हील्स की तो टॉर ही बड़ी होती है, ठीक है। और एक और बढ़िया चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके अंदर हर वक्त आपको पैडल मारने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर थ्रॉटल लगा हुआ है, तो इसको यूँ करो तो ये भागती है। तो अगर थक जाते हो तो पैडल मत मारो, आप ये थ्रॉटल यूज़ कर सकते हो, तो बड़ी ज़बरदस्त भागती है, पिकअप बड़ी ज़बरदस्त है। और अगला जो फ़ायदा है वो ये है कि ये फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप नए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो या फिर 4-5 महीने हो जाते हैं और आप फूड डिलीवरी करना चाहते हो, तो उस केस में आप फाइनेंस करा सकते हो 3 महीने के लिए। तो अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हो तो इनकी वेबसाइट है movinev.com, तो उस पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हो या फिर इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी अब बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में कि इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हैं साइड हसल वाले। हाँ जी, तो यार अगला जो तरीका है जिससे आप थोड़े एक्स्ट्रा डॉलर्स बना सकते हो वो ये है कि यार जो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होते हैं ना, वो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़िया रखनी है, मतलब बढ़िया मार्क्स लेके आने हैं। और जब आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको मार्कशीट वगैरह मिलेगी, तो उसके बाद आपको भिन्न भिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप्स अप्लाई करनी होंगी। और वो अप्लाई कैसे करनी है वो आपको स्टूडेंट यूनियन या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट वाले लोग गाइड कर देंगे। तो सिंपली अगर मैं एग्जांपल बताऊं, तो जब मैं पढ़ रहा था एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा के अंदर, तो फर्स्ट सेमेस्टर जब खत्म हो गया था उसके बाद मेरे को $500 मिले थे एज ए स्कॉलरशिप, और साथ के साथ सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में मेरे को $1000 स्कॉलरशिप के मिले थे। और अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो उस केस में तो यार बहुत ही बढ़िया स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि पूरी फीस माफ़ हो सकती है आपके एक सेमेस्टर की, या फिर $5000 की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सिंपली आपको स्टूडेंट यूनियन वालों से बात करनी है या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट वालों से बात करनी है, ये हिसाब किताब है। अगला काम है जो कि आप कर सकते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा, वो है बाय एंड सेल। तो बेसिकली यहाँ कनाडा के अंदर ना जो यूज्ड आइटम्स है ना, उनकी जो मार्केट है वो बहुत ही बड़ी है। अब इंडिया में, मतलब मेरी होम कंट्री में क्या होता था कि कोई चीज़ है जब तक उसका कचुम्बर नहीं निकल जाता, मतलब उसको अच्छे से जब तक यूज़ नहीं कर लेते तब तक उसको घर पे ही रहती थी, उसको यूज़ करते रहते थे और फाइनली वो कबाड़ी के पास ही जाती थी। लेकिन यहाँ पे कल्चर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब लोग बोर हो जाते हैं किसी चीज़ से या फिर वो आउटडेटेड हो जाती है, फैशन वगैरह नहीं रहता उसका, तो लोग क्या करते हैं उसको अपने घर के बाहर रख देते हैं पोर्च वगैरह पे, तो कोई उठा के ले जाए, या फिर क्या करते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस या फिर किजीजी, जैसे इंडिया में अपना OLX होता है ना, तो जहाँ पे सब कुछ बिकता है, वैसे यहाँ पे ये वेबसाइट्स होते हैं, यहाँ पे आप यूज्ड आइटम्स को बेच सकते हो। और काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, ये सारी यूज्ड आइटम्स को खरीदते हैं और उनको कुछ प्रॉफिट के ऊपर बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक $40 की कोई चेयर खरीद लेते हो, उसको आप $60 की किसी और को बेच दो, तो $20 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इनफैक्ट जैस्मिन जी और मैंने 1-2 आइटम खरीद ली थी, वो हमें पसंद नहीं आई थी, तो गलती से हमने उनको $10-20 के प्रॉफिट पे बेच दिया था। तो आप ऐसा कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग महीने के $500, 1000 या $1500 इस चीज़ से अर्न कर लेते हैं, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो।
अब यार थोड़े दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी ये पूछने के लिए कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो कनाडा के अंदर और एक्स्ट्रा डॉलर्स कमाने के लिए आप क्या करते हो, तो काफ़ी सारे बच्चों ने ये बोला था कि हम स्टॉक्स की या फिर क्रिप्टो करेंसी की या फिर NFT की ट्रेडिंग करते हैं। अब ये आप कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली ये चीज़ सजेस्ट नहीं करता क्योंकि इसमें काफ़ी सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत सारी रिसर्च चाहिए अगर आप इसमें पैसे बनाना चाहते हो। 95% चांसेस यही हैं कि आपको लॉस ही होगा, लेकिन बच्चे करते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज है और काफ़ी सारी समझ है। ठीक है, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता हूं, तो अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक्स, क्रिप्टो या फिर NFT, तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करो, मतलब रिटायरमेंट वगैरह के लिए। ट्रेडिंग करना काफ़ी रिस्की काम होता है। ठीक है, तो कर सकते हो लेकिन वो अपने रिस्क पे करना, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा। अगला जो तरीका है जिससे आप अच्छे खासे डॉलर्स वगैरह अर्न कर सकते हो वो है कंटेंट क्रिएशन, जो कि मैं भी करता हूं। तो बेसिकली मैं बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, मैं थोड़े से ही डॉलर्स अर्न करता हूं, लेकिन आप ये ट्राई कर सकते हो। तो बेसिकली जो कंटेंट होता है ना वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। अब लिंक्डइन पे जाके कोई पोस्ट कर सकते हो, या फिर ट्विटर पे जाके पोस्ट वगैरह कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बना सकते हो। बहुत सारे तरीके का कंटेंट होता है, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिस भी टाइप का कंटेंट बनाते हो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, और क्रिएटिव होना पड़ेगा, बाकी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनसे अलग होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी ऐसी जगह पे जाके मैं इसलिए वीडियोस बनाता हूँ थोड़ा डिफरेंट होने के लिए। ठीक है, तो ये हिसाब किताब होता है। बाकी एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप वीडियोस बनाने का ट्राई करते हो तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको एक फ़ोन चाहिए जिसमें एक ठीक ठाक कैमरा हो और एक बढ़िया सा माइक हो, तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। कंटेंट आप क्रिएट करना शुरू कर दोगे। फिर एक बार आप ग्रो करते हो कंसिस्टेंसी के बाद, तो ब्रांड्स आएंगी, वो आपको स्पॉन्सरशिप देंगी, तो आप अच्छे डॉलर्स उनसे मांग सकते हो। और साथ के साथ यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो तो ऐड रेवेन्यू से भी काफ़ी डॉलर्स आप अर्न कर सकते हो। तो कंटेंट क्रिएशन का ये हिसाब किताब होता है। बाकी और कुछ जानना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना कंटेंट क्रिएशन के बारे में। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ। तो बेसिकली एक बार आप कंटेंट क्रिएटर बढ़िया बन जाते हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अलग अलग ब्रांड्स की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। जैसे कि अमेजॉन हो गया, H&M हो गया, सेफोरा हो गया, हॉलिस्टर हो गया, कोई भी ब्रांड लो, सारे के सारे ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो होगा क्या, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उनके जो लिंक्स हैं वो आप अपने कंटेंट के साथ पब्लिश करोगे, और उस लिंक पे क्लिक करके अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो आपको थोड़ी सी कमीशन मिलेगी। और जब ये लार्ज स्केल पे होने लग जाएगा तो आप अच्छे खासे डॉलर अर्न कर लोगे महीने के। तो ये हिसाब किताब होता है एफिलिएट मार्केटिंग का। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस चीज़ से रिलेटेड आप वीडियोस बनाओगे उसी से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो तो प्रोटीन पाउडर हो गया या फिर जो भी चीज़ें होती हैं फिटनेस की, वैसे प्रोडक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हो और आपके प्रोडक्ट हैं iPhone 13 Pro प्लस 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 मैक्स या फिर एयरपॉड्स। थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान रखना। तो एफिलिएट मार्केटिंग से काफ़ी सारे लोग बढ़िया डॉलर्स कमा लेते हैं। तो ये सिस्टम है। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा तरीका पसंद आया, और कनाडा आने के बाद एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कौन सा तरीका आप इंप्लीमेंट करोगे। और हमेशा की तरह जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।